Assalamu alaikum students. This is Samir Lauddin and we are learning about sound. हमारा दूसरा यूनिट चल रहा है, उसमें कुछ टॉपिक हम लोगों ने कवर किए हैं, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा इंटेंसिटी ऑफ साउंड से मुतालिक। इंटेंसिटी ऑफ साउंड को पढ़ने से पहले मैं कुछ आप लोगों को रिकॉल करता हूँ। हम लोगों ने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड को पढ़ा था। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड में सबसे पहले जो कैरेक्टर हम लोगों ने पढ़ा था उसमें लाउडनेस ऑफ साउंड आता है, ठीक है। फिर हम लोगों ने पिच ऑफ साउंड को पढ़ा था। पिच के बाद हम लोगों ने क्वालिटी ऑफ साउंड या टिम्बर को पढ़ा था। अच्छा, लाउडनेस ऑफ साउंड को हम लोगों ने कहा था कि ये डिपेंड करता है एम्पलीट्यूड पर, यानी जो साउंड वेव्स क्रिएट हो रही है उसका जो एम्पलीट्यूड जितना ज़्यादा होता है तो उसका लाउडनेस भी ज़्यादा होगा, ठीक। लाउडनेस हर एक बंदे के लिए एक जैसे होगा या मुख्तलिफ होगा, तो ये मुख्तलिफ होता है, ठीक है। ये एक फिज़िकल क्वांटिटी नहीं है, ठीक। इसकी पैमाइश के लिए हम लोग इंटेंसिटी ऑफ साउंड यूज़ करेंगे क्योंकि इंटेंसिटी एक मेजरेबल क्वांटिटी है। अब लाउडनेस ऑफ साउंड क्यों नहीं है, देखें, इसका एक छोटा सा मिसाल लेते हैं। अगर मैं एक म्यूज़िक ऑन है, एक गाना चल रहा है, तो एक बच्चा जो है वो उसको बड़ी आसानी से सुन रहा है, उसको एंजॉय भी कर रहा है, लेकिन वही गाना उसी वॉल्यूम में वो एक उम्र रसीद शख्स के लिए उतनी बुलंदी से शायद ना हो जितनी बुलंदी से वो बच्चा सुनता है। तो वो दूसरा शख्स कहेगा कि इसकी आवाज़ मुझे बहुत कम सुनाई देती है, जबकि अगर एक जवान हो या बच्चा हो वो कहेगा कि नहीं, इसकी जो बुलंदी है वो मेरे लिए तो बिल्कुल सही है, लाउडनेस आ रही है, ठीक है। तो लाउडनेस जो है वो चेंज होता रहता है, वेरिएबल है, ठीक है। और इंटेंसिटी जो है वो फिर सबके लिए एक जैसे रहेगा, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा इंटेंसिटी ऑफ साउंड और ये हमारा दूसरा यूनिट चल रहा है, ठीक है गाइस। दिस इज चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है साउंड। हम लोगों ने पिच को डिस्कस किया था। पिच में हम लोगों ने कहा था कि जितनी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होती है एक साउंड की उतना पिच ज़्यादा होगा, मीन्स उसकी बारीकी इतनी ज़्यादा होगी उस साउंड की। अगर फ्रिक्वेंसी को इंक्रीज़ किया जाए यानी ज़्यादा किया जाए तो आवाज़ बारीक सुनाई देती है, ठीक। और फ्रिक्वेंसी को कम करने से आवाज़ बारीक सुनाई देगी, मोटा होगा, ग्रेव साउंड होगा, ठीक है। तो इसी तरह हम लोगों ने क्वालिटी या टिम्बर साउंड को पढ़ा था। ये भी साउंड का एक कैरेक्टर है। इसमें क्या था डियर स्टूडेंट्स, इसमें हम लोगों ने ये समझा था कि जो वेव जनरेट हो रही है, एक सोर्स साउंड वेव को जनरेट कर रहा है, उसकी शेप क्या होती है। शेप जिस तरीके से होगी उसी तरीके से हमें साउंड सुनाई देगा। अब इसके कुछ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का मिसाल ले सकते हैं। अब अगर पियानो बज रहा है तो उसकी शेप कुछ मुख्तलिफ होगा और उस साउंड से जो ट्यूनिंग फॉर्क जनरेट कर रहा है। चले देखते हैं। ये अगर हमारे पास एक ट्यूनिंग फॉर्क है तो उसका अगर हम लोग इस ग्राफ की शक्ल में वेव देखना चाहते हैं तो इस तरह का वो स्मूथ वेव होता है, ठीक है। लेकिन अगर एक पियानो है उसका ये साउंड बज रहा हो तो फिर ये कुछ इस तरह से होता है, ठीक है। और इसी तरह से कुछ दूसरा अगर एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है तो उसका साउंड इस तरह भी हो सकता है। ये जो साउंड की ग्राफ मैंने बनाए हैं ये अलग अलग इंस्ट्रूमेंट से लिए जाते हैं। ये ट्यूनिंग फॉर्क के लिए, पियानो के लिए है, ये आप सितार समझे, उससे भी इस तरह की आवाज़ निकाल सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो इसके शेप चेंज होने से वो जो ज़हन पर उसका असर होता है प्लेजेंट होने का, वो तब्दील होता है। अब इसका साउंड आप लोगों ने सुना होगा, ठीक है, ट्यून की आवाज़ चलती है, जबकि ये ऐसे नहीं होता है। और ये इसलिए ऐसा नहीं होता है क्योंकि इसका शेप इससे अलग है। ये वाला जो साउंड है ये इससे मुख्तलिफ हमें सुनाई देगा क्योंकि इसका जो शेप बनता है वो इससे मुख्तलिफ है, ठीक है।
अच्छा, अगर आपके ज़हन में ये सवाल आ रहा है कि हमें कैसे पता चलेगा कि जो साउंड वेव्स है उसकी ग्राफ्स या उसकी शेप जो है इस तरह से बनती है, ठीक। तो गाइस, आपके ज़हन में होना चाहिए कुछ इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, कुछ डिवाइसेस होते हैं, उनकी मदद से हम लोग स्क्रीन पर ये देख सकते हैं कि वाकई में साउंड जो मुख्तलिफ इंस्ट्रूमेंट जनरेट कर रहे हैं उसके वेव्स कुछ इस तरह से भी बनती हैं, इस तरह से भी बनती है, इस तरह से भी बनती है। मुख्तलिफ इंस्ट्रूमेंट के मुख्तलिफ साउंड्स बनते हैं और उसके ग्राफ्स मुख्तलिफ बनाए जाते हैं। जैसे आप लोग फिज़िक्स एडवांस पढ़ते जाएंगे फिर आप लोगों को वो डिवाइसेस भी बताएंगे इंशाल्लाह। उसमें फिर आप लोग ये स्क्रीन पर देखेंगे कि वाकई में ये शेप्स बनते हैं। इंटेंसिटी से मुतालिक है आज हमारा नया टॉपिक है, इंटेंसिटी ऑफ साउंड, ठीक है। इंटेंसिटी ऑफ साउंड, इंटेंसिटी ऑफ साउंड क्या चीज़ है? ये बहुत आसान होता है, ठीक। अच्छा, ये क्यों लेते हैं? जो आवाज़ की बुलंदी होती है या लाउडनेस होता है उसकी पैमाइश के लिए हम लोग इंटेंसिटी ऑफ साउंड का इस्तेमाल करते हैं। अब व्हाट इज़ इंटेंसिटी ऑफ साउंड, ठीक है। इसे अगर मैं डिफाइन करना चाहूँ छोटे से लाइन में तो मैं ये बोल सकता हूँ, द साउंड एनर्जी विच फ्लोज थ्रू अ यूनिट एरिया विच इज हेल्ड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द प्रोपेगेशन ऑफ एनर्जी पर यूनिट टाइम, इट इज कॉल्ड द इंटेंसिटी ऑफ साउंड। यानी हम उर्दू में अगर डिफाइन करना चाहें ऐसे कह सकते हैं कि ये जो साउंड एनर्जी आ रही है वो जाहिर सी बात है जब वो एक जगह से दूसरी जगह तक जाती है तो वो फ्लो करती है। उसकी डायरेक्शन, सपोज ये अगर एक सोर्स है, इधर से साउंड प्रोड्यूस हो रही है तो वो साउंड इस डायरेक्शन में ऐसे ही जाएगा, ठीक। तो हम इसकी डायरेक्शन ये मान लेते हैं और इसके सामने एक एरिया हम लोग इमेजिनरी कंसिडर करते हैं कि ये जो हमारे पास एयर पार्टिकल का एक एरिया बनता है इसमें से ये साउंड एनर्जी पास हो रही है। फिर हम उसका टाइम भी नोट करते हैं कि कितनी एनर्जी इस एरिया में से पास होगा। दिस इज कॉल्ड इंटेंसिटी ऑफ साउंड। ज़्यादा एनर्जी पास होगी तो इंटेंसिटी ऑफ साउंड ज़्यादा होगा और कम एनर्जी पास होगी तो इंटेंसिटी ऑफ साउंड कम होगा, ठीक है। चले यहाँ पर एक डायग्राम से भी हम लोग समझते हैं। सपोज ये हमारे पास एक सोर्स है, लाउड स्पीकर समझे, ठीक है। तो यहाँ से एक आवाज़ निकल रही है, ये आवाज़ क्या करता है, ऐसे एनर्जी को आगे प्रोपेगेट करेगा, ठीक, ऐसे। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक एरिया को इमेजिन करते हैं, यानी हम कहेंगे कि एयर पार्टिकल एक एरिया में मौजूद है। तो यहाँ पर एक एरिया आ जाता है, ये एरिया हम इस डायरेक्शन के परपेंडिकुलर रखेंगे। डियर स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि परपेंडिकुलर हम कब कहेंगे? हम परपेंडिकुलर का नाम तब लेते हैं जब दो वेक्टर्स फिजिक्स में एक दूसरे पर ऐसे अमुड हो, यानी वो एक दूसरे के साथ ऐसे क्रॉस करे एक दूसरे को, या उसका एंगल कितना हो कि 90 डिग्री का एंगल बनाए, तो हम कहेंगे कि ये जो हमारे पास दो वेक्टर हैं वो एक दूसरे पर परपेंडिकुलर हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये जो हमारे पास साउंड एनर्जी इस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है ये जो है इस एरिया का परपेंडिकुलर होगा। इससे समझने के लिए हम लोग ये ले सकते हैं कि ये वाला जो एरिया है, ठीक, ये वाला आप इसको एरिया समझे, दिस इज एरिया जिसमें एयर पार्टिकल एग्जिस्ट कर रहे हैं। अब साउंड एनर्जी इस डायरेक्शन में आ रही है, ठीक, तो ये ऐसे चलते हुए इस एरिया में से पार हो जाएंगे, यानी ऐसे निकलेंगे। अब ये एरिया जो है इसका परपेंडिकुलर होगा, ठीक। अब देखिए इन दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है यहाँ से यहाँ तक ये 90 का है, ठीक है। इसका जो ये वेक्टर है ऐसे है और ये ऐसे है। एरिया के एक वेक्टर को ये समझे और ये वाला दूसरा वेक्टर एनर्जी का है, तो इन दोनों के बीच में जो एंगल बनता है ये 90 का होगा। हम कहेंगे कि एनर्जी फ्लो कर रही है इस एरिया में से जो कि हमने परपेंडिकुलर रखा है इस एनर्जी के डायरेक्शन की, ठीक है। और इसके लिए जाहिर सी बात है जब ये ऐसे गुजरेंगे तो कुछ टाइम तो लगेगा, हम टाइम भी नोट करेंगे। मीन्स दिस इज आवर एरिया ए और ये जो है एनर्जी है, ये एनर्जी फ्लो कर रही है इस एरिया में से निकल रही है, तो हम कहेंगे दिस इज इंटेंसिटी ऑफ साउंड। तो गाइस एनर्जी
ऑफ इंटेंसिटी ऑफ साउंड जो है वो असल में क्या होता है, एनर्जी फ्लो करेगी एक एरिया में से और उसका कुछ टाइम भी होगा। अच्छा, आपके ज़हन में ये सवाल आ सकता है कि साउंड जब वो प्रोपेगेट करती है उसमें तो कंप्रेशंस होते हैं, रेयरफैक्शंस होते हैं, लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मैंने सिर्फ एक लाइन से साउंड एनर्जी को रिप्रेजेंट किया है। आप लोगों के ज़हन में ये होना चाहिए कि हम यहाँ पर पार्टिकल की बात नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ एनर्जी की बात कर रहे हैं। पार्टिकल जैसे भी वाइब्रेट करेंगे लेकिन आगे तो उसने एनर्जी ही को ट्रांसफ़र करना है, तो एनर्जी एक ही डायरेक्शन में ट्रांसफ़र होगी, इस डायरेक्शन में। ये सिर्फ मैंने एनर्जी की डायरेक्शन के लिए एक लाइन का यूज़ किया है, लाइन वेक्टर है, ठीक है। तो अगर मैं इसको फार्मूलेट करना चाहूँ तो बड़ी आसानी से कर सकता हूँ। इंटेंसिटी ऑफ साउंड जो है उसको हम लोग आई से डिनोट करते हैं। तो इंटेंसिटी ऑफ साउंड को अगर हम आई से डिनोट कर लें तो ये कैसे होगा, अब ये एरिया है, एनर्जी है जो कि फ्लो कर रही है एक एरिया में से और कुछ टाइम भी लगता है। इसको आगे बढ़ते हुए आप जानते हैं कि एनर्जी का जो यूनिट होता है उसको जॉल कहा जाता है, जैसे रिप्रेजेंट करते हैं, और ए का जो यूनिट होता है दिस इज मीटर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय सेकेंड। क्यों? क्योंकि टाइम का यूनिट जो होता है वो सेकेंड होता है। तो यहाँ पर मैं ये लिख सकता हूँ कि ये जो हमारे पास इंटेंसिटी का यूनिट है वो क्या बनेगा, मज़ीद हम ये कर सकते हैं स्टूडेंट्स कि ये वाला जो हमारे पास जॉल है, इस जॉल को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, जॉल अपॉन बेसिक मैथमेटिक्स है, इस चीज़ को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। दोबारा ये 1 और j मल्टीप्लाई होके ये चीज़ बन जाएगा, ये दोनों एक साथ में आ जाएंगे। अब ये जो चीज़ है हमारे पास डियर स्टूडेंट्स, इसकी जगह पर मैं क्या करूँगा, वाट लिखूँगा, ठीक। वाट जो है स्टूडेंट्स वो ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। अब अगर हम इसको वाट लिखेंगे तो मज़ीद हमारे पास, इसको मैं ऊपर ले जाऊँगा तो ये होगा वाट पर मीटर स्क्वायर, जो हमारे पास इंटेंसिटी का यूनिट होता है। इंटेंसिटी का यूनिट क्या होगा, वाट पर मीटर स्क्वायर। ये कैसे निकला, इस फार्मूले से हम लोगों ने निकाल दिया है, ठीक है। तो इंटेंसिटी ऑफ साउंड, इसको मैं रिवाइज करता हूँ, एनर्जी फ्लोज थ्रू अ यूनिट एरिया हेल्ड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ एनर्जी per unit time. It is called the intensity of sound and this is measurable quantity, और इससे हमें लेवल ऑफ साउंड का पता चलता है। अच्छा, हमारा जो इंटेंसिटी है ये मुख्तलिफ सोर्सेज से मुख्तलिफ किस्म की आवाज़ों की मुख्तलिफ इंटेंसिटी निकलती है। जो सबसे कम इंटेंसिटी होती है, ठीक है, मध्यम तरीन आवाज़ जिसको हम लोग सुन सकते हैं, उसकी इंटेंसिटी को कैलकुलेट किया गया है और उसकी एक ख़ास वैल्यू निकली है, ठीक। वो क्या है, वो है 10⁻⁻12 वाट पर मीटर स्क्वायर, ठीक। और उसको I0 से डिनोट करते हैं, यानी ये इंटेंसिटी उस आवाज़ की है जिसको हम लोग सुन सकते हैं। ये कम से कम आवाज़ है। कम से कम आवाज़ से क्या मुराद है, आवाज़ तो होगी, जब भी कोई बॉडी वाइब्रेट करेगी तो वो आवाज़ जनरेट करती है। कम से कम ये है कि जो हम लोग सुन सकते हैं, जो एक नॉर्मल इंसान कम से कम आवाज़ को सुन सकता है, ठीक है, वो इतना इंटेंसिटी रखता है, ठीक है। अगर इंटेंसिटी इससे कम हो, यानी अगर हम 10⁻⁻13 कर ले, यहाँ पर तो -12 है, अगर हम -13 करते हैं, ठीक, मज़ीद कम कर लेते हैं, तो फिर आवाज़ तो होगी लेकिन उसको हम सुन नहीं सकेंगे। तो ये वो आवाज़ है जिसको हम सुन सकते हैं, और इससे अगर आवाज़ मज़ीद कम हो जाएगी, आवाज़ की इंटेंसिटी मज़ीद कम होगी, तो फिर उसको हम नहीं सुन सकते हैं। लेकिन ज़हन में एक बात रहे, आवाज़ मौजूद होती है लेकिन एक नॉर्मल इंसान के कान जो है उसको परसीव नहीं करती है। तो ये हमारे पास एक रेफरेंस बनेगा। रेफरेंस से फिर ये मुराद है, फिर इसके साथ हम मुख्तलिफ आवाज़ों की इंटेंसिटी को कंपेयर करते जाएंगे, उसमें डिफरेंस देखते जाएंगे, ठीक है, और उससे हमें जो आवाज़ नामालूम होती है उसकी इंटेंसिटी को हम
मालूम कर सकते हैं। ठीक है, यानी ये एक रेफरेंस लाइन के तौर पर काम करता है। इसको मैं छोटा सा मिसाल लेकर समझाता हूं कि ये रेफरेंस मैं क्यों कहता हूं। ठीक है, रेफरेंस इसलिए, देखिए गाइस, यहां पर अगर मैं एक वेव लेता हूं, ठीक है, मैं कहूंगा कि ये जो हमारे पास वेव बनती है उसका ग्राफ कुछ इस तरह से होता है। मैं कहता हूं कि इसका जो एम्पलीट्यूड है वो यहां से यहां तक 2 सेंटीमीटर है। लेकिन ये 2 सेंटीमीटर हम लोगों ने कहां से नापा? तो जवाब है हम लोगों ने यहां से नापा। ये लाइन कहां से आया? ठीक है, ये हमारा रेफरेंस लाइन है। ये रेफरेंस कैसे बना? ये वो हालत है पेंडुलम की जब कोई भी फोर्स यानी कोई नेट फोर्स पेंडुलम के बाब पर अमल नहीं कर रहा था, पेंडुलम एट रेस्ट था। ठीक है, तो उसकी हालत कुछ इस तरह हम लोगों ने शो किया है कि ये ऐसे था, ये लाइन है नॉर्मल। फिर उसके बाद हम लोगों ने पेंडुलम को एक एंगल से रिप्लेस किया था, उसको छोड़ दिया था, फिर उसने वाइब्रेशन स्टार्ट की थी। ठीक है गाइस, तो फिर हम यहाँ से हम देख रहे थे कि ये अपनी जगह से कितना रिप्लेस हुआ है, इसकी निस्बत से हम देखते हैं ये कितना ऊपर जाता है और इसको काउंट करते हैं, तो ये हमारा एक रेफरेंस बनेगा। ठीक है, इसी तरह ये जो साउंड की इंटेंसिटी है, ये कम से कम इंटेंसिटी वाला साउंड है, इसको हम लोग सुन सकते हैं। इससे अगर कम हो जाए तो उसको हम नहीं सुन सकते हैं। अब ये कम से कम पता चल गया, बाकी इसके ऊपर जितने साउंड हैं कितने तेज होंगे, कितनी उसकी इंटेंसिटी होगी, इसके साथ कंपेयर करते जाएंगे। ठीक है, कि कितना गुना है। अब अगर हम कहते हैं कि ये साउंड है, उसकी इंटेंसिटी जो है 10⁻⁻11 समझे, तो फिर हम कंपेयर कर सकते हैं इसके साथ कि इससे कितना कम है। एक साउंड है जिसकी एनर्जी जो है इंटेंसिटी वो जो है 10⁻⁻6 वाट पर मीटर स्क्वायर है, तो उसको यहाँ से हम लोग कंपेयर करके बता सकते हैं कि वो कितनी इंटेंसिटी वाला साउंड होगा, यानी वो उस साउंड से कितना गुना ज़्यादा होगा जिसको हम लोग सुन सकते हैं, जो हमारा थ्रेशोल्ड है। ठीक है, यानी कम से कम सुनने वाली आवाज़ से वो कितने गुना होगा, इसके साथ हम कंपेयर करते जाएंगे। ये जो हमारा हम लोगों ने रेफरेंस बनाया है, इसको थ्रेशोल्ड भी कहते हैं। ठीक है गाइस, ये हमारा थ्रेशोल्ड होगा, यानी हमारा एक रेफरेंस लाइन के तौर पर आप समझ सकते हैं। और वो आवाज़ जिसको हम सुन सकते हैं, यानी आवाज़ कितनी ज़्यादा हो, कम की तो हमने बात की, अब आवाज़ ज़्यादा हो जाए इससे तो हम सुन सकते हैं, फिर ज़्यादा हो जाए सुन सकते हैं, लेकिन कितना ज़्यादा हो उसकी भी एक लिमिट होती है। ठीक है, ऐसे नहीं है कि आवाज़ जितनी भी बढ़ती जाएगी हम उसको सुनते ही जाएंगे, उसकी इंटेंसिटी जितनी भी है हम उसको सुन सकते हैं। ठीक है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, उसकी भी एक आखिरी लिमिट होती है। तो जो सबसे ज़्यादा इंटेंसिटी वाला साउंड है जिसको हम लोग सुन सकते हैं, ठीक है, याद रहे एक बात, मैं एक बात बोलो, जिसको हम सुन सकते हैं उसकी जो इंटेंसिटी होती है गाइस, वो होता है 1 वाट पर मीटर स्क्वायर। ठीक, और इसको सिर्फ ऐसे डिनोट किया जाता है। तो ये एक रेंज बन गया है, यानी वो आवाज़ जो इंसानी कान सुन सकता है, ठीक, उसकी एक खास रेंज बन गई है। वो रेंज कहाँ से कहाँ तक है? -10⁻⁻12 वाट पर मीटर स्क्वायर टू 1 वाट पर मीटर स्क्वायर। तो ये एक खास रेंज है। इस रेंज में अगर साउंड की इंटेंसिटी होगी तो हम लोग साउंड को सुन सकते हैं। ठीक है, ये जो रेंज है हमारे पास कि 10⁻⁻12 वाट पर मीटर स्क्वायर, ठीक है, पर मीटर स्क्वायर, इस रेंज में अगर साउंड की इंटेंसिटी होगी तो उसको हम लोग सुन सकते हैं। अब अगर साउंड की इंटेंसिटी इससे बढ़ जाए, सपोज 2 वाट पर मीटर स्क्वायर हो जाए, 3 वाट पर मीटर स्क्वायर हो जाए, तो याद रहे ऐसी आवाज़ों को फिर हमारे कान जो है वो नहीं सुन सकते हैं। ठीक है, इस तरह के साउंड भी मौजूद हैं जिसको हम लोग नहीं सुन सकते हैं, यानी जिसकी इंटेंसिटी 1 वाट फी मीटर स्क्वायर से ज़्यादा हो। तो इसका जवाब है यस, बिल्कुल है। ठीक है, और ठीक सोर्स पे डिपेंड करता है कि वो कितने फ्रिक्वेंसी का साउंड आगे बेच रहा है। तो ये हमारे पास इंटेंसिटी ऑफ साउंड के मुतालिक छोटी सी मालूमात थी जो आप लोगों को देनी थी। अच्छा, अभी दूसरा हमारा होगा साउंड
इंटेंसिटी लेवल। व्हाट इज साउंड इंटेंसिटी लेवल? साउंड इंटेंसिटी लेवल से हमें असल में पता चलता है कि एक साउंड अगर जितनी उसकी इंटेंसिटी होती है तो जाहिर सी बात है उसके बरक्स उसका लाउडनेस भी होगा। ठीक, क्यों? क्योंकि जब साउंड एग्जिस्ट कर रही है तो उसका जो कैरेक्टर है उसको तो हम लोग बुला नहीं सकते हैं, उसका पिच भी होगा, उसका लाउडनेस भी होगा, ठीक है, उसकी क्वालिटी भी होगी। तो साउंड इंटेंसिटी लेवल असल में क्या करता है, वो हमें ये फार्मूला देता है। इसमें एक छोटा सा फार्मूला हम लोग ड्राइव करेंगे। उस फार्मूले की मदद से फिर हम ये मालूम कर सकते हैं कि एक दो डिफरेंट सोर्सेज से निकलने वाली जो साउंड्स होते हैं वो एक दूसरे से किस लेवल पर डिफ़र कर रहे हैं, यानी मुख्तलिफ कितने हैं इंटेंसिटी के हवाले से। तो वो फार्मूला फिर हमें ये चीज़ देगी। वो फार्मूला असल में उस पर दो साइंटिस्ट ने काम किया है। एक का नाम है वेबर, दूसरे का नाम है फिशर। ठीक है, उसको फिशनर भी कह सकते हैं, फिशर भी कहो। तो वेबर फिशनर लॉ है। इस पर सबसे पहले वेबर ने काम किया था, फिर उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके फिर फिशनर ने उसको थोड़ा मॉडिफाई किया था, मींस। ठीक, तो देखते हैं तो वेबर फिशनर लॉ क्या होता है। फिशनर लॉ ये है, वेबर फिशनर लॉ। वेबर ने क्या कहा था कि जो लाउडनेस ऑफ साउंड है दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ साउंड। यानी उसने कुछ इस तरह से कि एक्सप्रेशन लिया था कि रिलेशन लिया था, सॉरी, ये लाउडनेस ऑफ साउंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ साउंड। लेकिन बाद में जब एक्सपेरिमेंट किया गया, उसको एनालाइज किया गया, देखा गया फिशनर ने, तो उसने कहा नहीं, ऐसी बात नहीं है, बल्कि लाउडनेस ऑफ साउंड जो है इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लॉग ऑफ इंटेंसिटी। उसने इस रिलेशन में लॉग का इस्तेमाल किया है। ठीक है, लॉग का क्यों इस्तेमाल किया गया है? क्योंकि जब हम लोग इंटेंसिटी ऑफ साउंड को पढ़ते हैं गाइस, आप जानते हैं कि इसमें देखिए इतना छोटे छोटे नंबर होते हैं। ठीक है, ये बहुत छोटा नंबर है, इससे छोटा फिर नंबर आएगा, एक कम्प्लेक्सिटी बन जाती है। उसे ऑपरेट करना फिर डायरेक्टली मुश्किल हो जाता है, यानी लीनियर स्केल से फिर हम उसको मेजर नहीं कर सकते हैं, बल्कि फिर हम लॉगरिथमिक स्केल का इस्तेमाल करेंगे। तो लॉगरिथम एक स्केल है जो कॉम्प्लेक्सिटी को ख़त्म करता है, ठीक है, उसमें आसानी पैदा करता है। इसलिए उसने क्या कहा था कि ये जो लाउडनेस ऑफ साउंड है दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लॉगरिथम ऑफ इंटेंसिटी। लॉग फिर ऑपरेट करेगा इन नंबर्स को, जो पेचीदा नंबर्स होते हैं, बहुत छोटे नंबर होते हैं या बहुत बड़े नंबर्स होते हैं। ठीक, तो फिर लॉग जो है उसको ऑपरेट करने में मदद करेगा, यानी उसको माइनस करना, उसको सब्ट्रैक्ट करना, ठीक है, उसमें बेस और पावर वगैरह मालूम करना, ये सारी चीज़ें जो फिर लॉगरिथम से बड़ी आसानी से हल हो जाते हैं। तो असल में ये एक स्केल है। ठीक है, अब आप सब जानते हैं डियर स्टूडेंट्स, ये रिलेशन साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को जब हम रिमूव करते हैं तो एक इक्वल का साइन लगाते हैं, और इक्वल का साइन लगाने के बाद हम कांस्टेंट लगाते हैं। हम भी वही कांस्टेंट लगाएंगे जो वेबर फिशनर ने लगाया था, उन्होंने के इस्तेमाल किया था, लिहाजा हम भी के लिखेंगे। तो ये के लॉग ऑफ इंटेंसिटी बनेगा। ये हमारे पास एक फार्मूला है, ठीक है, जिसकी मदद से हम ये मालूम कर सकते हैं कि एक साउंड जो है उसकी अगर एक ख़ास इंटेंसिटी होती है तो उसके बरक्स उसकी लाउडनेस कितनी होगी, तो ये हम लोग मालूम कर सकते हैं इस चीज़ से। अच्छा गाइस, ये जो मैंने लिखा है कि हमारे पास थ्रेशहोल्ड, ये हमारे पास इंटेंसिटी है, ठीक, जिसको हम रेफरेंस के तौर पर लेंगे। ये 10⁻⁻12 वाट पर मीटर स्क्वायर की इंटेंसिटी है इसकी। क्या इसकी कुछ लाउडनेस होगा? तो फिजिक्स में हम लोगों ने ये चीज़ कंसिडर किया है कि इसका जो लाउडनेस है, यानी जो एल है, वो कितना है? लाउडनेस जो है वो 0 डेसिबल लिया गया है। डेसिबल जो है वो एक यूनिट है। ठीक है, आगे इंशाल्लाह इसको थोड़ा बहुत हम डिस्कस करेंगे। जिस तरह हम कहते हैं कि लेंथ 2 मीटर है, फिर लेंथ हम कहते हैं कि नहीं ये 4 मीटर है, 5 मीटर है। मीटर असल में क्या होता है? वो एक यूनिट होता है, ठीक है, पैमाना है। तो ये भी हमारे पास एक यूनिट है डेसिबल। ठीक, बेल साइंटिस्ट का नाम है
ग्राहम बेल। तो यहाँ पर देखें कि अगर इंटेंसिटी है इतनी कम तो फिर उसके बरअक्स इसका लाउडनेस कितना होगा, हम कहेंगे कि उसका जो लाउडनेस है वो 0 डेसिबल होगा। क्या वो मध्यमतरीन आवाज़ जो उसको हम सुन सकते हैं उसके नीचे मध्यमतरीन हो जाए तो उसको हम नहीं सुन सकते हैं? क्या हम ये कह सकते हैं कि एक साउंड है वो एग्जिस्ट करती है लेकिन उसका लाउडनेस 0 है? नहीं, ऐसा कभी भी नहीं होता है। डियर स्टूडेंट्स, आसान चीज़ों को आसान किया जाता है तो हम क्या करते हैं, इसको एक रेफरेंस लाइन के तौर पर लिया जाता है। इसलिए ये बात कंसिडर किया जाता है फिजिक्स में कि अगर एक साउंड की इंटेंसिटी इस रेंज में हो, यानी ये हो 10⁻⁻12 वाट पर मीटर स्क्वायर, तो उसका जो लाउडनेस होगा उसको हम लोग 0 लेंगे, यानी लाउडनेस है ही नहीं, ना होने के बराबर। असल में ये होता है प्रैक्टिकली, ठीक है, हम ऐसे कंसिडर करते हैं। फिर यहाँ से हम लोग कंपेयर करते जाएंगे, ये भी एक रेफरेंस लाइन के तौर पर लिया जाता है, ठीक। इस पर फिर हम लोग बिल्डिंग को ऐसे बिल्ड करते हैं। तो ये हमारे पास लाउडनेस और इंटेंसिटी का एक रिलेशन है हमारे पास, ठीक। अब जो इंटेंसिटी लेवल होता है उसके लिए हम लोग एक छोटा सा फार्मूला बनाएंगे, ठीक। जो दिस इज लेवल ऑफ साउंड, ठीक, लेवल ऑफ साउंड है। ये रिलेशन आपके ज़हन में होना चाहिए। ये रिलेशन, इसमें कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है डियर स्टूडेंट्स, ठीक है, ये बहुत आसान है। ये एक रिलेशन है कि अगर साउंड है तो लाजमी बात है उसका लाउडनेस होगा, जब लाउडनेस है तो लाजमी बात है उसकी इंटेंसिटी भी होगी, ठीक। अब अगर हम ये करें कि ये एक जनरल हम लोगों ने वो लिखा है इंटेंसिटी और लाउडनेस, अगर मैं कहूँ कि जो हमारा थ्रेशहोल्ड इंटेंसिटी है वो उसकी जो बुलंदी है या जिसका जो लाउडनेस है वो L0 है, दिस इज इक्वल टू K log ऑफ I0, इसको ऐसे लिखेंगे, ठीक। सबसे जो कम सुनने वाली आवाज़ है उसकी अगर इंटेंसिटी ये है, ठीक, तो उसका लाउडनेस ये होगा और उसको I0 से डिनोट किया है तो उसका लाउडनेस भी I0 होगा। अब ये हमारे पास वो रेफरेंस लाइन है। अब हम देखते हैं कि एक सोर्स है जो साउंड को जनरेट कर रही है, हमने मेजर किया कि उसका जो लाउडनेस है वो L0 है, इस फार्मूले से मालूम करेंगे, और उसका जो इंटेंसिटी है वो I0 है, I0 बेसिकली ये है, L0 ये होता है, ठीक। और एक दूसरा सोर्स है जो साउंड को जनरेट कर रहा है, उसका जो इंटेंसिटी है, ठीक, इंटेंसिटी जो है वो इस रेंज से ज़्यादा है, यानी 10⁻⁻6 है वाट पर मीटर स्क्वायर, तो फिर उसका लाउडनेस भी उसी हिसाब से होगा जितनी इंटेंसिटी है। तो इन दोनों में एक फ़र्क आ जाएगा, ठीक है, वो हम ये लेंगे, दूसरा ये होगा। अब ये लेवल का डिफरेंस हो जाएगा, तो फिर अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करूं तो फिर ये चीज़ ऐसे बनेगी गाइस कि L माइनस L0, ठीक है। और फार्मूला पर कैसे बनेगा, इस L की जगह पर मैं ये वाले वैल्यूज पुट करूंगा, दिस इज लॉग ऑफ I, ये माइनस हैज इट इज लिखेंगे, और L0 जो है इसकी जगह पर ये वाला फार्मूला पुट करेंगे, ठीक है, ये K log ऑफ, हम साउंड इंटेंसिटी लेवल का एक छोटा सा फार्मूला ड्राइव कर रहे हैं, ठीक है। अब इसको हम फिजिक्स में ऐसा लिख सकते हैं, चेंज, दिस इज चेंज, ठीक है। जब भी हम दो क्वांटिटी को डिफरेंस करते हैं, उसका डिफरेंशिएट करते हैं, तो फिर इसको हम फिजिक्स में इससे डिनोट कर सकते हैं, दिस इज चेंज इन लाउडनेस। अब दोनों में K कॉमन है तो K बाहर लिखेंगे, अंदर क्या रह जाएगा, log ऑफ I माइनस log ऑफ I0, ठीक। डियर स्टूडेंट्स, 9th में आप लोगों ने लॉगरिथम का चैप्टर पढ़ा था, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होते हैं, सब्ट्रैक्शन के केस में, मल्टीप्लिकेशन के केस में, एडिशन के केस में, ठीक है। तो बिल्कुल वही वाला हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। जब सब्ट्रैक्शन हो
दो लॉगरिथम में, तो उसको फिर हम कैसे लिख सकते हैं, दिस इज के, यहाँ पर होगा log ऑफ i डिवाइडेड बाई log ऑफ i नॉट। ठीक, तो ये हमारे पास साउंड इंटेंसिटी लेवल का एक फार्मूला हम लोगों ने डिराइव किया। अच्छा, इस फार्मूले की मदद से हम क्या कर सकते हैं डियर स्टूडेंट्स, हम ये मालूम कर सकते हैं कि दो मुख्तलिफ सोर्सेज से जो साउंड प्रोड्यूस हो रही है उनके इंटेंसिटी लेवल में कितना फ़र्क है। ठीक, यानी वो जो कम सुनने वाली आवाज़ है वो कितना ज़्यादा है कम सुनने वाली आवाज़ से, तो ये फार्मूला हमें ये चीज़ देगा। ठीक, आपके बुक में एक टेबल दिया गया है, उसे आप लोगों ने लाजमी देखना है। उसमें मुख्तलिफ किस्म की इंटेंसिटीज़ और उसके बरअक्स साउंड लेवल भी दिया गया है। ठीक है, लाउडनेस दिया गया है कि अगर इंटेंसिटी इतनी होगी तो इतनी इंटेंसिटी वाले साउंड का लाउडनेस कितना होगा वो दिया गया है। ठीक है, सॉरी, तो ये हमारे पास एक रिलेशन है, इसे आप लोगों ने ज़हन में रखना है। लेवल ऑफ साउंड है, इसका हम यूनिट इस्तेमाल करते हैं बेल। बेल एक साइंटिस्ट का नाम है। ठीक है, टेलीफोन पर उसने काम किया था, ग्राहम बेल। तो बेल ने अपना नाम इस यूनिट में दिया है, तो यहाँ पर हम लोग इसका यूनिट बेल लिख सकते हैं। अब बेल जो है वो एक बहुत बड़ा यूनिट है। ठीक, उसके छोटे छोटे वाले यूनिट हम यूज़ करते हैं। उसका जो छोटा यूनिट होता है वो डेसीबेल होता है। क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, डेसीबेल। तो हम कह सकते हैं ये जो 1 बेल है ये कितने डेसीबेल के बराबर होगा, 10 dB के बराबर होगा। ठीक, यानी 10 डेसीबेल मिलकर एक बेल को बनाता है। कुछ भी नहीं है, यहाँ पर परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। हम सिर्फ पैमानों को छोटा बड़ा करते हैं ताकि हमारी ज़रूरत के मुताबिक हम पैमाइश बिल्कुल सही तरीके से कर सकें। चले, यहाँ पर अगर आप लोगों को थोड़ा परेशानी है तो मैं एक छोटा सा मिसाल आप लोगों को ये दे सकता हूँ कि जो हम लोग मीटर यूज़ करते हैं कि मीटर जो है वो एक पैमाना है, फिर हम सेंटीमीटर का भी यूज़ करते हैं। आप लोगों के पास फुट मौजूद है, फुटे के ऊपर सेंटीमीटर और मिलीमीटर के लाइंस लगे होते हैं। आप उसमें देख सकते हैं कि जो 0 से स्टार्ट होगा 1 सेंटीमीटर लिखा होगा, फिर 1 सेंटीमीटर से लेकर 2 सेंटीमीटर लिखा होगा। गाइस 1 से 2 या 0 से 1 तक की जितनी रेंज होती है उसमें छोटे छोटे लाइंस आते हैं। वो छोटे लाइन असल में क्या होते हैं, वो मिलीमीटर को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। तो आप काउंट कर सकते हैं, वहाँ आप ये पाएंगे डियर स्टूडेंट्स कि जो 0 से 1 तक की रेंज होती है उसमें 10 छोटे छोटे लाइंस होते हैं। यानी एक छोटे लाइन से दूसरे लाइन छोटे लाइन के दरमियान जो फासला होगा वो 1 मिलीमीटर काउंट किया जाता है। इसी तरह यानी 10 मिलीमीटर मिलकर 1 सेंटीमीटर को बनाते हैं। हम कहते हैं कि ये 1 सेंटीमीटर है, इसमें 10 मिलीमीटर मौजूद होते हैं। ठीक, ऐसे समझ में नहीं आता है। चले मज़ीद देखते हैं। हम कहते हैं कि ये हमारे पास एक फुट है। ठीक, यहाँ पर ये 0 से स्टार्ट होकर ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ पर 1 लिखा होता है, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये 10, 2 लिखा होता है, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये 3 लिखा होता है। इस तरह होते होते गाइस ये फुटा बनाया जाता है 5 सेंटीमीटर का, 8 सेंटीमीटर का, 15 सेंटीमीटर का। ठीक, तो हम कहते हैं कि ये 0 से लेकर यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, जो लंबाई है वो 1 सेंटीमीटर होता है। अब इस सेंटीमीटर को भी हम लोग मज़ीद छोटा कर सकते हैं, यानी इस सेंटीमीटर को अगर हम 10 बराबर हिस्सों में बांट लें तो उसका एक छोटा सा हिस्सा क्या होगा, वो 1 मिलीमीटर के बराबर होगा। यानी ये जो दो छोटे छोटे लाइन है इनके दरमियानी फासला जो है वो 1 मिलीमीटर के बराबर होगा। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं, आप लोगों के पास पुटा होगा उसमें भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर छोटे लाइन 10 है, 10 मिलीमीटर मिलकर 1 सेंटीमीटर को बना रहे हैं। ये 10 मिलीमीटर मिलकर 1 सेंटीमीटर को बना रहे हैं। बिल्कुल इसी तरह तो यहाँ पर देखेंगे कि ये जो 1 सेंटीमीटर है वो एक बड़ा यूनिट है, इससे छोटा यूनिट क्या होगा, मिलीमीटर होगा। और 1 सेंटीमीटर को बनाने के लिए 10 मिलीमीटर की ज़रूरत पड़ती है। बिल्कुल यहाँ पर भी है, 1 बेल जो है वो एक ख़ास यूनिट है। ठीक है, और इसे हम 10 छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड करते हैं। ठीक, और फिर उन 10 छोटे छोटे हिस्सों को मिलाकर 10 dB बनेगा।
10 dB से दोबारा फिर क्या बनेगा 1 बेल बन जाएगा। ठीक है, अगर हम इस इंटेंसिटी लेवल को, साउंड इंटेंसिटी लेवल को बेल में करते हैं तो वो ऐसा बनेगा। और अगर इसको हम डेसिबल में लिखना चाहते हैं गाइस, तो डेसिबल में ये फार्मूला कुछ इस तरह से बन जाएगा। यहाँ पर सिर्फ फार्मूलों का कमाल है, यूनिट्स एक दूसरे में तब्दील किए जाते हैं और कुछ भी नहीं है कि ये जो हमारे पास फार्मूला है इसको अगर मैं डेसिबल में लिखना चाहूँगा तो फिर 10 log ऑफ I अपॉन I0 लिखेंगे, लेकिन यहाँ पर फिर बेल नहीं रहेगा बल्कि dB रहेगा। ये 10 dB 10 को हम यहाँ लिखेंगे तो फिर हमारे पास डेसिबल में फार्मूला कुछ इस तरह से बनेगा। डियर स्टूडेंट्स, ये फार्मूला आप लोगों ने याद रखने हैं, ये वाले भी याद करने हैं, ये भी याद करना है, ये भी याद करना है, क्योंकि इनकी मदद से फिर हम न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। कभी ये वाला फार्मूला यूज करेंगे, कभी हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी, कभी हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो जितने भी फार्मूले चैप्टर्स में चलते हैं, जो भी चैप्टर आप लोग पढ़ते हैं, उन फार्मूलों का एक लिस्ट बनाएं, वो एक साथ इकट्ठा करते रहे आप लोग। चैप्टर ख़त्म होने के बाद या यूनिट ख़त्म होने के बाद वो फार्मूला लोगों ने रिवाइज करने हैं। ठीक, वो आपके ज़हन में होंगे तो न्यूमेरिकल हल करना बहुत आसान होता है। ठीक, तो ये हमारे पास इंटेंसिटी ऑफ साउंड और साउंड इंटेंसिटी लेवल के टॉपिक्स थे और इसको हम लोगों ने डिस्कस किया। मुझे उम्मीद है कि ये टॉपिक आप लोगों को क्लियर होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर भी कोई दिक्कत हो तो आप लोग मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूँगी इंशाल्लाह आपके तमाम कमेंट का जवाब दे सकूँ। थैंक यू वेरी मच।